नमस्कार व्यूअर्स। हम लोग नीट के बहुत सारे इंटरव्यूज बनाए, बहुत सारे वीडियोस बनाए। हम लोगों ने बच्चों का इंटरव्यू लिया, हम लोगों ने पेरेंट्स का भी इंटरव्यू लिया और नीट सेंटर्स के बारे में बताया, वहां की सारी सुविधाओं के बारे में बताया और वहां पे क्या सिक्योरिटी के इंतजाम थे वो सारे बताए। उससे पहले हम लोगों ने इंटरव्यूज भी लिए कि क्या किस तरह क्वेश्चंस हैं, क्या कैसे प्रिपरेशन करनी है, 3 दिन पहले कितनी प्रिपरेशन करनी है। इस तरह के सारे वीडियोस आप अटैच कर दूंगा मैं, आप देख लेना। हम लोग वो फर्स्ट लोग थे जिन्होंने ये बताया कि पेपर फिजिक्स का टफ आया है और पेपर से यानी कि 4 मई से ऑलमोस्ट 3-4 दिन पहले भी हमने एक वीडियो बनाया, क्योंकि हम लोगों को एक अंदाजा था कि जेई मेंस का पेपर टफ आया है। जेई के जो भी पेपर्स थे वो टफ आए, तो वो भी एनटीए बनाता है तो नीट भी एनटीए बनाता है, तो नीट के पेपर्स भी टफ आएंगे। ये हम लोगों ने पहले ही कह दिया, आप हमारे वीडियो चेक कर सकते हैं। और अल्टीमेटली लोगों ने जैसा बोला कि फिजिक्स का पेपर बहुत टफ आया है, इसके साथ साथ बायोलॉजी और केमिस्ट्री का भी लेंथी पेपर आया है और थोड़ा सा टफ था, मॉडरेट था और टफ था, मॉडरेटली टफ था। इससे आगे चलते हैं तो फिर कुछ स्टेज वगैरह लग गए और हम लोग कहीं इधर उधर ढुलमुल गए और एक सीरीज हम लोग करना चाह रहे थे लेक्चरर्स के साथ, फैकल्टीज के साथ रिगार्डिंग हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं नीट के। तो उसी दौरान कुछ डिले हुआ, पर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना स्टार्ट करा जाए। तो इसके 3 सब्जेक्ट्स है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। तो बायोलॉजी के बारे में हम फैकल्टी को लेके आए हैं जो आपको बताएंगे, उससे हम डिस्कशन करेंगे, उनसे इंटरव्यू लेंगे उनका और पूछेंगे कि भाई क्या क्या क्वेश्चन टफ है और किस तरह का पेपर आया था, किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। और आपका कोई सजेशन हो तो आप भी बताना, अगर कोई भी सजेशन आपका होगा तो हम लेटर ऑन भी इनसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। मैडम का नाम डॉक्टर ज्योति राठौड़ है। ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स में पढ़ा चुकी हैं, इंडिया के रिनाउंड कोचिंग सेंटर्स में पढ़ा चुकी हैं, बायोलॉजी सब्जेक्ट को कवर करती हैं। बहुत सारे बच्चे इनके नीट में सिलेक्शन हुआ, कुछ बच्चों के तो बहुत हायर रैंक्स भी आई थी, जिसमें एक बच्ची थी जिसकी 25th रैंक थी। 25th रैंक थी मैडम, क्या नाम था उसका? वो थी लीनाक्षी खंडेलवाल। लीनाक्षी नाम था। 25th थी या 21st थी? आई थिंक 23rd थी। 23rd थी, ओके। तो उसकी 23rd पोजीशन थी और इनका एक स्टूडेंट था पिछले साल, उसके 360 में से 360 बायोलॉजी में नंबर आए थे। और ऐसे कई बच्चे थे जिनके काफी अच्छे नंबर आए। तो आज हम इनका इंटरव्यू लेंगे और पूछेंगे कि भाई किस तरह से हम बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैडम इसके बारे में कुछ बताइए, बायोलॉजी कैसा सब्जेक्ट है, किस तरह से प्रिपरेशन करें? नमस्कार, धन्यवाद आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। देखिए, बायोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो बायोलॉजी जो सिलेबस है आपने देखा होगा, 11th एंड 12th का दोनों का सिलेबस है। 11th का सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है एज कम्पेयर टू 12th का सिलेबस। और ये जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है, जिसे कहा जाता है कि आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और एनसीईआरटी पढ़ लोगे लाइन बाय लाइन तो आपके नंबर जो है वो अचीव हो जाएंगे, लेकिन इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, ये टोटली मिथ है कि आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के बायोलॉजी में नंबर लेके आ सकते हैं। और इस बार के जो एग्जाम में यही चीज प्रूव भी हुई। आप ये देखिए, बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ने के लिए आपको पहले डिटेल या पूरे आपके कॉन्सेप्ट का एनालिसिस करना है, पूरा डिटेल उसको क्या करना है, पढ़ना है, समझना है। उसके बाद में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, पहले एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। पहले डिटेल में कॉन्सेप्ट को समझिए, टॉपिक का एनालिसिस कीजिए, देन फिर आप एनसीईआरटी पढ़िए। अगर आप उसकी डिटेलिंग पढ़ते हैं फिर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी और आप एक अच्छे नंबर भी अचीव कर सकते हैं। इसमें कोई रट्टाफिकेशन नहीं होता है, आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस ही होती है, टर्म्स जो है वो रहती है। और ऑब्वियसली मेडिकल है तो मेडिकल में टर्म्स जो है उनके क्या कहते हैं, नेमिंग वगैरह जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको याद रखनी ही पड़ती है। उसको लगता है कि बच्चों को कि थोड़े से नाम हार्ड होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बायोलॉजी एक अच्छा सब्जेक्ट है और सबसे पहली बात वो आपसे रिलेटेड है, तो उसकी नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए। और नंबर अचीव करने के लिए आपको डिटेल एनालिसिस पे वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद में आप एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए। मैडम हम समझ सकते हैं, क्योंकि 360 नंबर ऑलमोस्ट 50% होता है पूरे एग्रीगेट में से। तो अगर 360 नंबर आ जाते हैं तो हमको फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा कम मेहनत करनी पड़ेगी, ये बात हम समझ सकते हैं और बच्चे भी समझते हैं। तो आप कहना चाहते हैं कि उसको डिटेल पढ़ा जाए, पर लोग तो ये कहते हैं कि एनसीईआरटी एक बाइबल है और उसको लगातार पढ़ते रहना चाहिए, यही कहा जाता है, हर कोई यही कहता है। देखो, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको नंबर लाने हैं तो आपको रिवीजन और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी आपको समझ में ही नहीं आएगी। अगर आप
टोटली जैसे सपोज करो कोई न्यू स्टूडेंट है और जाके एनसीईआरटी पढ़ता है और एनसीईआरटी से सोचता है उसका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। उसके लिए पहले आपको आपके टीचर्स, स्पेशली मैं कोचिंग की बात करूंगी, वहां पर फाउंडेशन कोर्सेज चलते हैं। फाउंडेशन कोर्सेज में टीचर उनको डिटेल वर्जन के अंदर बताते हैं, उसके बाद में आप एनसीईआरटी पढ़ो। पहले डिटेलिंग देन एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी क्या है, एक सिलेबस गाइडलाइन है और सिलेबस गाइडलाइन से आप 100% नंबर अचीव नहीं कर सकते। चलिए मैडम, हम पेपर्स की बात करते हैं। 24 की बात करेंगे, फिर 25 वाले पेपर की बात करेंगे। तो 24 वाला पेपर कैसा आया था पिछली बार? देखो 24 वाला पेपर इजी था और इजी होने की वजह से ही बहुत सारे बच्चों के 720 में से 720 नंबर आए थे और 360 में से 360 भी आए थे। पेपर तो मोस्टली इजी ही होता है, लेकिन बहुत सारी चीजों को एक साथ दिमाग के अंदर रखना, याद रखना और उसके बाद में उसमें से ऑप्शंस को ढूंढना, वो थोड़ा सा रिलेटिवली टफ होता है। लेकिन 24th का पेपर 25th के कंपैरिजन में इजी था। 25th का पेपर कैसा था? हम उसी प्रश्न पे आ रहे थे। देखो 25th का पेपर मॉडरेट लेवल का था, उसको आप इजी में नहीं ले सकते, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस एनटीए बनाता है जो टोटली इजी होते हैं। तो वो तो हर एक में चलेगा, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, तो कुछ क्वेश्चंस तो होते हैं। तो इसमें भी 10 एक क्वेश्चन ऐसे थे जो टोटली इजी थे, 1 लाइन के, 1 वर्ड के, जिसको आप आराम से कर सकते हो। लेकिन ये जो पेपर था इजी था, लेंदी था, मॉडरेट था, तो इसने टाइम को भी कंज्यूम करा। और सबसे खास बात, इसके अंदर जो क्वेश्चन का पैटर्न आया था, क्वेश्चन पैटर्न के अंदर एक होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से आपको एक को करेक्ट निकालना। इस तरह के जो क्वेश्चंस थे वो टोटल 44 क्वेश्चंस जो बायोलॉजी के अंदर दिए गए थे, तो वो आप आराम से अचीव कर सकते हो। लेकिन उसमें से 18 क्वेश्चन ऐसे थे जो मल्टीपल चॉइस में से भी कौन कौन से आपको डिटेल उसमें पढ़ना पड़ेगा, कौन से, मतलब मल्टीपल चॉइस का भी मल्टीपल आंसर्स जो है उसके अंदर दे रखे थे। तो मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन होने की वजह से आपको उसको थोड़ा और ज्यादा मतलब एफिशिएंटली उसको पढ़ना पड़ेगा, एक्यूरेसी के साथ करना पड़ेगा। अगर आप एक्यूरेट नहीं हो पाएंगे तो उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। इस तरह के टोटल 18 क्वेश्चन थे। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन थे, तो अप्रोक्सीमेटली 5 क्वेश्चन असर्शन रीजन के थे। स्टेटमेंट वाइज जो आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी को बताता है, दैट इज ऑलमोस्ट 11 क्वेश्चन जो है आपके स्टेटमेंट वाइज थे और 4-5 क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड थे। ठीक है, तो इस तरह से हम कलेक्टिवली कहें तो पेपर थोड़ा सा लेंदी हो गया और आपका जो है पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना और एक ही दिन में सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी देना, इतने सारे मैटर को रिटेन रखना, तो जो बच्चा इतनी सारी चीजें नहीं कर सकता एक साथ, तो उसको फिर 360 में से 360 लाने की प्रॉब्लम हुई और यही इस वाले 25 वाले पेपर में देखा गया। ठीक है ना, तो आप ये कहेंगे, मैं ये कह सकती हूँ कि 360 में से 360 अचीव वाले नंबर जो पहले आपको मिल गए थे 24 में बहुत आसानी से, वो अब थोड़े से कम मिलेंगे। ऑब्वियसली नो डाउट मिलेंगे, क्योंकि टैलेंट की कमी तो है नहीं इंडिया में, तो आपको 360 में से 360 भी मिलेगा, लेकिन थोड़े कम मिलेंगे एज कम्पेयर टू 25। मैडम, मैंने जो बच्चों से बात करी तो उन्होंने ये बोला कि लेंदी था और मॉडरेट था। मॉडरेट का मतलब तो कहीं से नजर आता ये इजी था, पर इसने तो बहुत सारे नंबर खा गए। ये तो फिजिक्स को इसने करने ही नहीं दिया, सारा समय खा गया। मॉडरेट मतलब इजी नहीं होता है, मॉडरेट मतलब होता है कॉन्सेप्ट क्लियरेंसी। अगर आपका टॉपिक अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट उसका क्लियर है तो उसको 4-5 एस्पेक्ट से अलग अलग डील करके फिर आपसे पूछा गया है। बेसिकली 25 का पेपर जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो उसके 4-5 क्वेश्चंस को मिला करके फिर एक क्वेश्चन बनाया गया है। तो उसके अंदर बहुत मतलब एनटीए ने बहुत अच्छा काम करा है, बहुत अच्छे पेपर्स, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाए, जिसके अंदर बच्चों को ब्रेन लगाना पड़ा और उसको करने के लिए आपको पूरा इंडल्ज होना पड़ेगा। ठीक है ना, एक आप सुपरफिशियली देखे, जैसे कुछ क्वेश्चंस थे पीसीआर का है तो 2⁻n आप एकदम से करेक्ट कर दोगे। और जैसे बियर वगैरह का क्वेश्चन आया था किसके अंदर अल्कोहलिक बेवरेजेस जो है कम है, तो आप उसको मतलब बहुत इजी क्वेश्चन, उसमें आपको ज्यादा टाइम लगा, मतलब 2 या 3 सेकंड्स में वो हो गए। लेकिन जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन थे जिसके अंदर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन था, तो अब आप उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना था, हो सकता है उसमें 2 मिनट भी लग जाए, तो आप उसको क्या कहोगे? आप उसको ये थोड़ी कहोगे इजी है, वो तो आपकी टॉपिक क्लियरेंसी होगी तभी होगा। अच्छे स्टूडेंट की बात, अच्छे स्टूडेंट्स की बात है, ठीक है। पर यहाँ तो लोग बोल रहे थे कि 65 से 70 मिनट्स खा गए। नहीं, ये पेपर मैंने आपको यही तो कहा, तो फिर ये मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन थे। इजी पेपर तो नहीं हुआ ना? इजी नहीं है, मॉडरेट है, मॉडरेट प्लस लेंदी। हम मॉडरेट और लेंदी कह सकते हैं, हम इजी पेपर बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि इसने समय जब खा लिया तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को बिगाड़ दिया। 1 घंटा के करीब इसने खाया। चलिए एक बात, चलिए आप केमिस्ट्री और फिजिक्स नहीं पढ़ाती हैं, पर फिर भी मैं पूछ लेता हूँ, इस बायोलॉजी के पेपर ने, क्योंकि बच्चे सब बायोलॉजी से ही स्टार्ट करते हैं, सब लोगों को ये ट्रेनिंग दी गई है कि बायोलॉजी से स्टार्ट करें, तो बायोलॉजी ने कैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स को बिगाड़ा, ये बता सकते हैं? देखो, बायोलॉजी ने केमिस्ट्री और फिजिक्स को नहीं बिगाड़ा। बायोलॉजी पेपर जो है, अगर बच्चा सबसे पहले नीट का बच्चा है
और वो बायोलॉजी अटेम्प्ट करता है। देखो बायोलॉजी उसका फेवरेट सब्जेक्ट होता है। आप मेडिकल में भी आगे जाएंगे तो आप बायोलॉजी से ही डील करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी कम हो जाएगी। हाँ ठीक है, बायोकेमिस्ट्री वगैरह टॉपिक आएंगे आपके मेडिकल में, लेकिन बेसिकली आप किससे डील करते हो? बायोलॉजी से। तो जब आप बायोलॉजी से डील कर रहे हो तो आप ये देखिए वो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, नंबर स्कोरिंग है, तो बच्चा अगर पहले उसको करेगा तो उसके अंदर जो है जब करेगा उसको तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए हम भी बच्चों को यही कहते हैं कि पहले आप बायोलॉजी को अटेम्प्ट करें, देन फिर केमिस्ट्री को और देन फिर फिजिक्स को। क्योंकि ये कहा जाता है कि नीट के बच्चों की मैथ्स वीक होती है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आप 45 में से कम ही क्वेश्चन आते हैं। आप 10 या 12 क्वेश्चन मान लो न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, बाकी तो आपके कॉन्सेप्ट और उसमें क्या कहते हैं डेरिवेशन के ही आते हैं। तो इतना वो ऐसा नहीं होता है। तो पहले बायोलॉजी करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस अच्छा होगा तो अच्छे हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा, अच्छे केमिकल्स इंक्रीज होंगे और वो बॉडी के अंदर आपके इंक्रीज होंगे, तो आपका केमिस्ट्री वाला पेपर भी अच्छा जाएगा और फिजिक्स वाला भी अच्छा जाएगा। इसलिए हम फर्स्ट कहते हैं बायोलॉजी कीजिए। और बायोलॉजी जिन्होंने पहले करा उन्होंने अच्छे नंबर भी अचीव करे। और फॉर एग्जाम्पल 45 की सीरीज आई थी, उसमें पहला क्वेश्चन है तो बच्चे को लगा वो फिजिक्स पहले करेगा तो उसको करने में उसका आधा घंटा तो यूं ही चले गया 4-5 क्वेश्चन में, उस वजह से वो रह गए। सब बच्चों ने जब इंटरव्यू लिया था ये बोला कि क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अपने आप में एक स्टोरी था, छोटा क्वेश्चन नहीं था। मतलब क्वेश्चन देखो मैं फिजिक्स के बारे में इतना कुछ नहीं, मैं बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ, उसमें कई क्वेश्चन तो इतने लंबे थे, वो पूरे अपने आप में एक कहानी थे, तो उसने काफी टाइम कंज्यूम किया। तो हम इसको बिल्कुल इजी पेपर तो नहीं कह सकते, बट मॉडरेटली आप जैसे बोल रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि मॉडरेटली है, पर मॉडरेट पेपर था, बट ये कहीं ना कहीं इसने अफेक्ट किया केमिस्ट्री और फिजिक्स को, और रैंकिंग को इसके कारण से नीचे आना पड़ा। एनीवेज चलो आगे चलिए, इससे आगे चलते हैं। फिर आप ये बताइए, अब स्पेसिफिक क्वेश्चन स्पेसिफिक लेते हैं। चलिए आप क्वेश्चन पेपर के बारे में कुछ स्पेसिफिकली बोलेंगे, कौन सा क्वेश्चन कैसा था? हालांकि आप काफी क्वेश्चंस बता चुके हैं, तो इसमें कोई मैडम हम लोग कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, तो कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस भी हैं। यूट्यूब में काफी लोगों ने वीडियोस बनाए इसके बारे में। एक फिक्र क्वेश्चन था, वो क्या क्वेश्चन था बेसिकली, बताएंगे आप? देखो बायोलॉजी के अंदर कह रहे हैं कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, एनटीए ने कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन डाले। कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है ना? जो भी आपको कह रहा है कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 क्वेश्चंस के बारे में बात हो रही है। पहला क्वेश्चन जो है वो फिग के बारे में बात हुई है, और फिग को कहा है नॉन वेजिटेरियन फ्रूट। तो आपके दिमाग में पहले ये कॉन्सेप्ट, हम तो मॉक टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चंस देते रहते हैं, तो हमारे बच्चों को तो शायद इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब फिग है, फ्रूट है, अब फ्रूट कब से नॉन वेजिटेरियन होने लग गया? तो पहला जो है असर्शन यही अपने आप में गलत हो जाता है। तो आगे आप दूसरा वाला ऑप्शन भी आपका जो है उसमें ले रखा है पॉलिनेशन इन फ्रूट। तो पॉलिनेशन फ्रूट में तो होता नहीं है, फ्लावर में होता है। तो ये जो है कह रहे हैं कंट्रोवर्सी बना रहे हैं, बाकी कंट्रोवर्सी अननेसेसरीली बना रहे हैं, मतलब अननेसेसरीली अपने वीडियोस को वो करने के लिए, प्रमोट करने। और एक पेडिग्री एनालिसिस में आया था। अब 4 में से 1 जो है उसमें होगा, तो 1/4 ऑप्शन सही हो रहा है, उसमें क्या कंट्रोवर्सी है? वो भी समझ में नहीं आया। एक क्वेश्चन वो था टेपेटम वाला, तो टेपेटम के अंदर टेपेटम नरिशमेंट करती है। टेपेटम जो नरिशमेंट करती है वो इनर जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कह दो आप उनको, क्योंकि बनेंगे तो पोलर ग्रेन्स माइक्रोस्पोर्स ही बनेंगे। तो इसमें भी कोई नहीं था, वो भी दोनों ऑप्शन जो है ट्रू थे, ठीक है? तो कंट्रोवर्सी कही जा रही है, बट कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं है। एनटीए बहुत ही समझदारी से काम करा उसने, और सारे आंसर्स जो दिए हैं बायोलॉजी के अंदर, तो मैं ये कहूंगी कि कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है। और अगर कोई क्रिएट कर रहा है तो आई डोंट नो, बच्चों के साथ में, इमोशंस के साथ में नहीं खेलना चाहिए इस टाइम, स्पेशली इस एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो बच्चों कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, खामेगा के वीडियोस बना रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं हो। आप तो सिर्फ बायोलॉजी के जैसे मैडम बोल रहे हैं उस तरह से तैयारी करिए। इससे आगे चलते हैं मैडम, आप एनटीए को क्या कहना चाहेंगे बायोलॉजी के पेपर के बारे में? क्योंकि आपको लगता है कि इसका कुछ ब्लूप्रिंट के हिसाब से क्वेश्चंस नहीं दिए, इस तरह का कुछ है क्या? देखिए एनटीए जब भी पेपर बनाता है, ठीक है ना, तो पहले उसका ब्लूप्रिंट देता है कि 11th का सिलेबस ज्यादा है, 60% क्वेश्चन उसमें से आएंगे। 12th का सिलेबस कम है, 40% क्वेश्चन उसमें से आएंगे। ठीक है। और उसने एक पर्टिकुलर नंबर मार्किंग भी रखी हुई होती है। लेकिन इस बार 2025 के पेपर में इस तरह के किसी भी ब्लूप्रिंट को फॉलो नहीं करा गया, जो एकदम से शॉकिंग था। एक और चीज है कि क्लास 11th के अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी के 7 चैप्टर्स हैं। आप ये देखिए, ये सारे चैप्टर्स डील करते हैं किससे? एमबीबीएस के सिलेबस। हाँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी तो पढ़ते हैं डॉक्टर्स एमबीबीएस। तो एमबीबीएस के ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो है कम से कम आप मानिए एक चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो 7 चैप्टर्स हैं, तो आप 14-15 क्वेश्चन, कईयों में से 3 भी आ जाते हैं, तो 15-16 क्वेश्चन उसमें से आने चाहिए थे। ह्यूमन फिजियोलॉजी के 2 चैप्टर को तो बिल्कुल ही एनटी ने नकार ही दिया। नर्वस सिस्टम जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच है एमबीबीएस की, न्यूरो साइंसेस, उस नर्वस सिस्टम में से एक क्वेश्चन नहीं आया, लोकोमोशन में से एक क्वेश्चन नहीं आया।
तो ये किस तरह का ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं इसके बारे में कुछ नहीं। मतलब बच्चा अगर आधा चैप्टर पढ़ के जाता है, आधा सिलेबस करके जाता है, तो भी वो नंबर लेके आ रहा है, तो ये आगे जाके प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करेगा। तो मैं एनटीए को कहना चाहूंगी कि प्लीज आप जो सिलेबस है उसका सही तरह से एनालिसिस करके फिर उसका बाइफर्केशन सही तरीके से करें और जिस हिसाब से इस मामले में मैं एनटीए को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एनटीए का जो ब्लूप्रिंट और आप जानते हैं कि एनटीए एक ऑटोनोमस बॉडी है और अपने आप में उसको सारा क्षेत्र अधिकार उसका है कि वो कहीं से भी कोई क्वेश्चन ले। देखो ऑटोनोमस तो बॉडी है, हमारा काम तो सजेशन देना है, हम तो सजेशन देंगे। वैसे भी बच्चों की भलाई के सोचने का तो काम तो टीचर्स का होता ही है। वैसे भी पिछली बार क्वेश्चन पेपर बहुत इजी था, इसलिए उन्होंने टफ करने की कोशिश करी, तो उन्होंने वेटेज को ज्यादा ध्यान रखा नहीं। टफ करो, आप टफ करने के लिए मना नहीं किया जाता, लेकिन टफ का मतलब ये थोड़ी कि एक पर्टिकुलर सिलेबस को आप नेग्लेक्ट ही कर दो, वो तो आगे जाके और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना। इस पेपर के बारे में और कुछ कहना चाहेंगे मैडम, क्योंकि ऑलमोस्ट 90 क्वेश्चंस थे, तो 90 क्वेश्चंस का बाइफर्केशन अगर कुछ बताना चाहें या आप अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहें तो बताइए। नहीं, बाइफर्केशन का तो मैंने आपको बता ही दिया कि 11th और 12th का बाइफर्केशन सही नहीं हुआ, और जो सिलेबस जो है उसका ब्लूप्रिंट नहीं होने की वजह से कुछ चैप्टर्स को आपने 0 नंबर दिए हैं, उसमें से क्वेश्चंस पूछे ही नहीं, तो ये आगे जाके क्या कर रहा है, जजमेंट सही नहीं हो पाएगा। और जब जजमेंट सही नहीं होगा, आपके क्वेश्चन सही नहीं होंगे, तो आप सही बच्चों का एनालाइज मतलब जो है उनको निकाल करके नहीं ले जा पाएंगे, तो वो बच्चे चल जाएंगे जो पूरे सिलेबस नहीं पढ़ते। अगले साल की तैयारी कैसे करें मैडम? अब अगले मई में फिर एग्जाम्स होंगे, तो इसकी तैयारी कैसे करें? क्योंकि पेपर हर बार नए पैटर्न का आ रहा है, कोई एक सीक्वेंस ही नहीं बन रहा, कोई एक सीरीज ही नहीं बन रही कि इस हिसाब से पैटर्न करें। पहले 5-10 साल तक एक जैसे पैटर्न आता था, अरे अब तो हर साल ही कुछ डिफरेंस आने लगा है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखो इस मामले में यही कहूंगी कि एनटीए जो पेपर बना रहा है, ठीक है ना। हाँ मैडम, आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था मैं कि अगले साल की प्रिपरेशन किस तरह से करी जाए, क्योंकि सीक्वेंस आप जानते हैं कि हर बार बदल के आ रहा है। पहले 5-10 साल तक तो लगातार एक जैसा हुआ करता था, वेटेज भी वैसे लिया करते थे, और आदमी पहले से सोच सकता था कि इस तरह से प्रिपरेशन करी जाए। पर अब तो 24 का बिल्कुल अलग है, 25 का बिल्कुल अलग है, वेटेज का ध्यान नहीं है और कोई ब्लूप्रिंट है नहीं। तो आप किस तरह से बताएंगे किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए बच्चों को आने वाले समय में? देखिए पहले ये था कि आप सुपरफिशियल पढ़ के सिलेक्ट हो सकते थे, लेकिन इस बार या जो ट्रेंड देखा गया है 2016 के पेपर के अंदर भी, 2025 के पेपर के अंदर भी, एनटीए अब थोड़ा सा स्मार्ट हो गया है, ठीक है। तो वो चाहता है, कंपटीशन है, तो कंपटीशन में सिर्फ अच्छे ही बच्चों को इम्बाइब करके वो ले जाए आगे, और बाकी जो है उसमें से, क्योंकि ये आप कह रहे हैं, जैसे आपने कहा भी था अपने वीडियोस में, रिजेक्शन का पेपर है। हाँ, रिजेक्शन का पेपर और प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहा है, जिससे कि अगर बिल्कुल ऑपरेशन हो तब वो प्रेशर ले सके डॉक्टर, ऑब्वियसली। और ये चीज होनी भी चाहिए, इसलिए एनटीए जो है पूरा टफ पेपर बनाएगा, तो आपको डिटेल एनालिसिस हर चैप्टर का आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। सिर्फ चीजों को मग करके आप सोचे कि आपके नंबर आ जाएंगे, सुपरफिशियल नॉलेज से आपके नंबर आ जाएंगे, तो वो अब पॉसिबल नहीं है। अब जो सिलेक्शन होगा वो हार्ड जो होगा, स्टूडेंट हार्ड वर्क वाला और इंटेलिजेंट बच्चों का ही सिलेक्शन होगा। घोटना भी नहीं है और सुपरफिशियल भी नहीं पढ़ना है, मतलब बहुत डिटेल में। तो इसलिए जरूरी होता है बायोलॉजी के अंदर, अगर आप इसको आप ही ने कहा मग नहीं करना। हाँ, तो ये तो इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आप देखिए इंडिया में इतने सारे पेशेंट होते हैं, अगर आपको दवाइयों के नाम याद नहीं रहे सही समय पर, तो अगर आप मगिंग पावर आपकी अच्छी है तो आप बहुत ज्यादा मेडिसिन के नाम एक साथ याद कर सकते हैं, और जरूरी भी है, ठीक है ना। इंडियन सोसाइटी के लिए भी ये बहुत जरूरी है। तो मगिंग कोई एक वैसा वो नहीं है, मगिंग तो बहुत अच्छा, मगिंग तो आपको सब में करनी पड़ती है, फिजिक्स में करनी पड़ती है, केमिस्ट्री में करनी पड़ती है, बायोलॉजी के अंदर भी करनी पड़ती है। अब एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन पूछता हूँ मैडम आपसे, हालांकि बड़ा अमेजिंग सा भी है। आपने इतना पढ़ाया है, 20 साल पढ़ाया है, आपने बताया कि आपकी एक बच्ची के जो आपकी स्टूडेंट थी उसकी 23वीं रैंक आई थी, शायद एम्स दिल्ली भी मिला उसको, है ना। और पिछले साल भी एक बच्चा था जिसके 360 में से 360, 360 आउट ऑफ 360 आए थे। हाँ जी। चलिए, तो ये तो पुरानी बात हुई। इस साल आपके बच्चों के क्या मार्क्स रहेंगे एवरेज, वो एक बार आप बताइए। देखिए एवरेज मार्क्स की बात करूं तो बायोलॉजी के अंदर 310 से लेकर 310 से आप 345 तक लगा लीजिए, एवरेज नंबर जो है वो रहेंगे। 345 तक आएंगे? कई बच्चों का आएंगे, क्योंकि बायोलॉजी उनका फेवरेट सब्जेक्ट है। अच्छा। एक और बात पूछना चाह रहा था, कोई ऐसा बच्चा है आपकी नजरों में जिसके 360 में से 360 आएंगे? आपका कोई बच्चा है? देखो अभी आप रिजल्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। होप तो है, हमारे बच्चे हैं जिनके 360 में से 360 आए, और आएंगे वैसे ही आपको बताया जाएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगी अगर आप मतलब लेटर ऑन भी हम बता सकते हैं? बिल्कुल जरूर। अच्छा, अगर बच्चा मेहनत करता है तो ऑब्वियसली वो अच्छे नंबर गेन करता है,
यही तो है, एनटीए मेहनत को रिवॉर्ड कर रहा है। इस बार यही चीज आई है जो पहले 24 में नहीं थी। तो 360 क्वेश्चंस, 360 में से 360 के भी आने के कुछ चांसेस है, हालांकि वो अफेक्ट करेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री को। लेकिन स्ट्रेस देखो, इस बार वाला पेपर स्ट्रेस मैनेजमेंट का था, जिसने स्ट्रेस पे कंट्रोल कर दिया तो उसके नंबर आ सकते हैं। अदरवाइज आप ये मान के चलिए कि 345, 50 ये नंबर तो आपको देखने को मिलेंगे। 360 को मैं इसलिए कह रही हूँ थोड़ा रेयर, लेकिन आने के चांसेस है। ऐसा नहीं आप उसको ये नहीं कह सकते कि नील आ ही नहीं सकता, आने के चांसेस है, आपको मिलेंगे भी ऐसे। लेकिन क्योंकि ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का टेस्ट था, टाइम कंज्यूमिंग हो रहा था, ज्यादा टाइम होने की वजह से बच्चा स्ट्रेस में आया कि वो फिजिक्स कैसे करेगा, केमिस्ट्री कैसे करेगा, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें कुछ ज्यादा ही थे, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन ज्यादा थे, तो उसका इफेक्ट बच्चे के ऊपर पड़ा। एक और चाहेंगे हम इसके बाद एक और इंटरव्यू बना लें, अगर कोई सजेशंस आते हैं तो हम उनके क्वेश्चंस भी पूछ सकें। ये आप एक बार फिर हमें एक बार फिर आपके आने की कृपा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि जो आप टेस्ट सीरीज जानते हैं, बच्चों ने बताया कि 690 तक उनके नंबर आ रहे थे एलन टेस्ट सीरीज में, बट अब वो 550 से भी नीचे जा रहे हैं। तो ये क्या रहा, मतलब टेस्ट सीरीज का कुछ फायदा भी होता है या नहीं होता है? टेस्ट सीरीज करनी चाहिए बच्चों को, नहीं करनी चाहिए? क्योंकि यहाँ इस बार तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ, ऐसा बच्चों ने कहा। जैसे इंटरव्यूज हमने देखो, टेस्ट सीरीज हर इंस्टीट्यूट निकालती है, ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, मुझे नहीं मालूम कि कौन से इंस्टीट्यूट का क्या क्या टेस्ट सीरीज है, लेकिन टेस्ट सीरीज का, मॉक टेस्ट का आपको बेनिफिट पक्का मिलता है। आप ये मान के चलिए, आप जितनी ज्यादा टेस्ट सीरीज दोगे, जितना क्वेश्चंस और ज्यादा आप रिवाइज करोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, और जितनी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी तो उतना ही कम टाइम कंज्यूम होगा आपका एग्जाम में। और अगर एग्जाम में टाइम कम कंज्यूम होकर आप अच्छे नंबर अचीव कर रहे हो तो उसके पीछे टेस्ट सीरीज का मैं ये कहूंगी 90% रोल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है टेस्ट सीरीज। चलिए, बायोलॉजी कट ऑफ तो आपने बताई दी कि 345 के आसपास बच्चों के नंबर आ सकते हैं, 310 से 345 तक। हाँ जी। आप फिर से एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, कट ऑफ के क्या चांसेस लगते हैं आपको? कुछ बोलना चाहिए इसके बारे में? इस बारे में आपको मैं कुछ नहीं कह सकती। हाँ। क्योंकि कई सर्स ने, कई टीचर्स ने 550 भी बोला, सबसे पहले महेश्वरी सर ने 620 बोला, फिर वो 550 पे आ गए, नो कमेंट्स, और 550 से फिर 510 पे भी आ गए। तो अब कट ऑफ क्या रहने के चांसेस है? कुछ आपको, मतलब लोग बाग सब छुप के बैठे हुए हैं, हालांकि अब तो आंसर्स आ गए। मैं अभी इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि इस मामले में कहना थोड़ा गलत साबित होगा। चलिए, इसी के साथ हम अपना वीडियो को समाप्त करते हैं, पर आप चिंता मत करिए, कट ऑफ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं और टीचर से भी बात करूंगा, फैकल्टी से बात करूंगा। मैडम अभी इंटरेस्टेड नहीं है। एनीवेज मैडम, अच्छा लगा आपके आने से, बायोलॉजी के बारे में बहुत चीजें क्लियर हुई, बायोलॉजी को के बारे में समझ में आया, और कैसे आगे प्रिपरेशन करनी है वो भी अब पता लगा। और हम चाहेंगे आप आते रहें। इसी क्रम में हम लोग फिजिक्स के और केमिस्ट्री के फैकल्टीज को भी लेकर आएंगे, अगर समय मिला तो, और सब कुछ सही रहा तो, क्योंकि अभी स्टेज वगैरह चल रहे हैं। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कोई भी सजेशन देना ना भूलें। नोटिफिकेशन, अगर आप नए हैं तो नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, और अगर आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और किसी भी सजेशंस को बता सकते हैं, अच्छा हो या बुरा हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैडम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। गुड नाइट।